Hello students, I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology ma'am Dr. Garima Singh and today we will be discussing कि हमारे साइंस के बायो वाले पोर्शन में टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और आज ही हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें से जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चलो सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए बेटा कि टर्म 2 जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा सब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए आएंगे, अभी की तरह ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो वो वाला पेपर सब्जेक्टिव होगा। तो क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो बायो में क्या क्या आ रहा है, टर्म 1 में तो एक ही चैप्टर आया लाइफ प्रोसेस, पर टर्म 2 में बायोलॉजी से 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पहली जो यूनिट आ रही है वो यूनिट आ रही है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, और ये जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाली यूनिट है ये है यूनिट 2। इसमें से आ रहे हैं 2 चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन पूरा, एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे हो सकता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें हमें पढ़ना है। प्लस क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, HIV, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्यों बनानी है, साथ साथ हम पढ़ेंगे अबाउट द चाइल्ड बियरिंग एंड द वुमेन्स हेल्थ। तो हम ये भी देखेंगे कि एक वुमेन की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है और एक चाइल्ड को कैसे बियर कर सकता है एक कपल अगर उनकी बॉडी फर्टाइल नहीं है तो बहुत सारी थीम्स इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब ये जो चैप्टर है चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये चैप्टर पूरा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट आ रहा है। तो हेरिडिटी वाला पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स क्या होता है, इसके पार्ट हम देखेंगे सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, और हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हेरिडिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है और एवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, तो एवोल्यूशन एग्जाम में नहीं आएगा। जो नेक्स्ट थीम है जो हमारे एग्जाम में आने वाली है वो है नेचुरल रिसोर्सेज वाली यूनिट। नेचुरल रिसोर्सेज वाली यूनिट में से जो चैप्टर आ रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट। बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, हम देखेंगे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है, वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या करें, फिर हम देखेंगे उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, फिर हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज़ें जो हमारे टर्म 2 के बायो के सिलेबस में आ रही हैं। और आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इसमें से जो है चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्या कवर कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट रेप्लिका क्यों नहीं बनाते, एग्जैक्ट आइडेंटिकली कॉपीज क्यों नहीं बनाते खुद की, वेरिएशंस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि वेरिएशंस का क्या कोई इंपॉर्टेंस है, कुछ यूज़ है या नहीं है, और फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और सबसे पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या समझ आया, देखो नाम से समझ आना चाहिए। रिप्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को दोबारा से जन्म होना। तो कभी भी अगर एक ऑर्गेनिज्म से उसके जैसे दिखने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो इस चीज़ को आप रिप्रोडक्शन कहते हो। तो हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। तो अपने जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना या अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, और क्यों होता है, ताकि ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन कर सके, अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन कर सके। आप जानते हो ये एक नॉन एसेंशियल टाइप का लाइफ प्रोसेस है, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नहीं होगा तो पूरी स्पीशीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, पूरी स्पीशीज़ का अंत हो जाएगा। इफ़ यू डोंट वांट दैट तो रिप्रोडक्शन एक पूरी की पूरी स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ वो एक्ट है, बायोलॉजी का एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देगा। अब रिप्रोडक्शन समझने के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रिप्रोडक्शन क्यों, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों जिसने अर्थ पे बर्थ लिया है वो कभी भी थ्रू आउट जिंदा नहीं रहने वाला। अगर आज आपका बर्थ हुआ है तो कल आपकी डेथ भी होगी, डेथ को हम रोक नहीं सकते, तो हम कहते हैं डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ तो होती ही होती है। सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, जिनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, तो उनमें हमें समझ नहीं आता कि सेल डिवाइड कर रहा है या फिर सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उनमें डेथ होती है या नहीं ये हम नहीं कहते। हम उनके लिए कह सकते हैं कि हाँ वो इमॉर्टल हैं, बट उन्हें छोड़कर बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ
होनी कंपलसरी है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने वाला ही है तो उसके काम को कोई रिप्लेस करे, इस कारण से रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। हर एक स्पीशीज़ जो अर्थ पे है उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, और उस रोल को परफॉर्म करने के लिए उस स्पीशीज़ के मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग है उनके जाने के बाद वैसे दूसरे आ जाने चाहिए। इसीलिए हर स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, कभी भी जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि रिप्रोड्यूस अपने जैसे ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होगा? अगर अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना है मतलब अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। तो आप जानते हो कि हमारे पास एनिमल सेल्स हैं, प्लांट के पास प्लांट सेल्स हैं, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस भी है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स, जो किस चीज़ के बने थे? डीएनए और प्रोटीन के। वही डीएनए जो क्रोमैटिन फाइबर्स में या फिर क्रोमैटिन फाइबर्स के कंडेंस होने के बाद जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं उनमें प्रेजेंट है, वही है हमारा ब्लूप्रिंट। उसी में है हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। तब आप इस चीज़ को समझो कि हमारे हर सेल के अंदर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है, राइट फ्रॉम हम कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा हार्ट कैसे बनाना है, किडनी कैसे बनानी है, सारी इंफॉर्मेशन। तो यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे एक सेल के अंदर है उसे कॉपी करना पड़ेगा, और जब हम इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं ना तब जाकर उस ऑर्गेनिज्म के जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म आ सकता है। तो कभी भी रिप्रोडक्शन के एक सिंपल टर्म्स में बात करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब तक डीएनए कॉपी नहीं होगा, जब तक इन्फॉर्मेशन कॉपी नहीं होगी, तब तक रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तक रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिजम्स भले ही एक जैसे दिखें, इनकी बॉडी डिज़ाइन एक जैसी दिखे, और अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखें तो क्या चाहिए आपको? उनका ब्लूप्रिंट चाहिए। ये ब्लूप्रिंट क्या है? ये ब्लूप्रिंट है इनका डीएनए या फिर इनका हेरिडिटी मटेरियल। तो जो भी इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर है, आपको वो चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी बनाना कंपलसरी है। क्या कह रही है बुक? वो कह रही है कि उस इन्फॉर्मेशन की कॉपी होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन की अगर कॉपी नहीं हुई तो फिर उस इन्फॉर्मेशन से आप कैसे ऑर्गेनिज्म को बनाओगे? समझ रहे हो आप ये बात को कि आपके पास जो आपका डीएनए है, ठीक है, आपके पास जो आपका डीएनए है, देखो ये है आपका डीएनए सपोजिट। ये कहाँ है बेटा? ये है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर वही क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए और प्रोटीन। यही है वो आपका डीएनए। और इसी डीएनए में ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है ना, इनके अंदर आपके एक एक प्रोटीन को बनाने की इन्फॉर्मेशन है, आपकी बॉडी की हर चीज़ को बनाने की इन्फॉर्मेशन है। तो जब तक आप इनकी कॉपी नहीं बनाओगे तब तक वो दूसरा ऑर्गेनिज्म आपके जैसा बन ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली अपने सेल के डीएनए को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं या उसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को कॉपी अगर हमें करना है तो ये कैसा मैकेनिज्म होगा? ये होगा एक बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, और केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए ये भी तो कार्बन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना है। तो अगर उसमें कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे को देख देख के बनानी है हमें, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। और कभी भी, है ना, ये बात याद रखना, कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेसी से नहीं हो सकता। ये क्या कह दिया मैम? मैंने कहा कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, या फिर सबसे हायर एनिमल हो ह्यूमन, हम सब में से किसी की भी बॉडी में 100% एक्यूरेसी से कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाता है जब आप कॉपी करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं छोटा सा चेंज आ ही जाता है। और ये जो छोटा सा चेंज आता है ना, उसके कारण से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे जैसा हूबहू नहीं दिखता, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। हम सब में थोड़ा बहुत चेंज आ ही जाता है। तो हम एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, बट हम एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। उसके पीछे रीज़न है कि डीएनए कॉपीइंग या कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस डीएनए कॉपीइंग के जैसा 100% एक्यूरेसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो सीखा वो यही सीखा कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, किस चीज़ की? इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मतलब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करना फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इसी को आप इनहेरिटेंस कहते हो। तो इन्फॉर्मेशन को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, से आप इनहेरिटेंस कह रहे हो। तो नेक्स्ट जनरेशन तक जब ये जाती है, किस चीज़ के फॉर्म में जाती है? डीएनए के फॉर्म में।
डीएनए क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आप चाहते हो कि ये डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉपी हो ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन में जा पाए, तो ये इनहेरिटेंस कराएगा। अब डीएनए कहाँ है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है फॉर मेकिंग ऑल योर प्रोटीन्स। तो आपकी मसल से लेकर आपकी सेल मेम्ब्रेन से लेकर हर चीज़ में प्रोटीन है, और डीएनए के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन है जो ये प्रोटीन्स बनवा सकती है। ठीक है, उसके अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन है जो ये प्रोटीन्स बनवा सकती है। इस इन्फॉर्मेशन में अगर चेंजेस आएंगे बच्चों तो क्या होगा? आपका प्रोटीन भी बदल जाएगा। थोड़ा भी चेंज आएगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज आता है तो आई कलर में चेंज आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आता है तो हेयर कलर में चेंज आ जाता है। तो ये क्या है? ये सब माइन्यूट चेंजेस हैं जिसके कारण ऑर्गेनिजम्स में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स के कारण आएगी ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो प्रोटीन अगर अलग बना तो बॉडी डिज़ाइन अलग बनेगी। अगर बहुत सारा प्रोटीन बन रहा था, एक प्रॉपर तरीके से बन रहा था, तो हो सकता था कि वो मटर हो, मटर के अंदर हो रहा हो तो मटर हमारी राउंड राउंड बन जाती, नहीं तो हो सकता था शायद रिंकल्ड बन जाती, हो सकता था टॉल हो जाता प्लांट, हो सकता है शॉर्ट हो जाता प्लांट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर किस टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है उसके डीएनए पर, वो डिपेंड कर रहा है उसके डीएनए पर। तो डीएनए में क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा प्रोटीन बनेगा, उस पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन कैसी होगी। अब देखो, तो बेसिक इवेंट क्या हुआ? बेसिक इवेंट हुआ मेकिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन में, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे डीएनए कॉपीइंग। जब तक डीएनए कॉपी नहीं होता रिप्रोडक्शन का सवाल ही नहीं उठता, रिप्रोडक्शन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हो। जब तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम कैसे दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे? ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब सेल्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से डीएनए बनाते हैं। 2 कॉपी बनाना चाहते हैं डीएनए की, और अगर उनको 2 कॉपी बनानी है ना तो वो क्या करेंगे? इन दोनों कॉपी को एक दूसरे से सेपरेट भी करना पड़ेगा। तो इमेजिन करो आप कि ये आपका सेल था, ठीक है, एक अलग कलर का पेन ले लेते हैं, ये था आपका सेल के अंदर का न्यूक्लियस। अब अगर इस न्यूक्लियस के अंदर की डीएनए की कॉपी हो रही है तो मतलब इस ओवरऑल न्यूक्लियस की हम कॉपी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक सेल के अंदर फिर इस तरीके से डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए या 2 न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप क्या ये चाहते हो? आप क्या ये चाहते हो? आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हो कि ये वाला जो आपने कॉपी करा है इसको आप दूसरे सेल में डाल दो, तभी तो इस सेल के जैसा दूसरा सेल बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल की भी कॉपी बनानी पड़ेगी। अब सेल में सिर्फ न्यूक्लियस तो नहीं होता ना, सेल में होते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स, तो वो पूरे सेल ऑर्गेनेल्स भी कॉपी करने पड़ेंगे। जब तक पूरे सेल ऑर्गेनेल्स कॉपी नहीं होंगे, सब कुछ वैसा के वैसा नहीं बन जाएगा, तब तक ये न्यूक्लियस क्या करेगा? तो हमें पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेल्स की भी कॉपी करनी पड़ती है। और जब इस तरीके से हम सब चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सेल को स्प्लिट करके इंटू 2 बांट देते हैं। फिर हमारे पास एक सेल से 2 सेल हो जाएंगे, और इन 2 सेल्स के अंदर इनका अपना अपना जेनेटिक मटेरियल और इनका बचा कुचा सारा सेल ऑर्गेनल भी होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि एक कॉपी डीएनए की आप रखना चाहते हो ओरिजिनल सेल में और दूसरी को बाहर निकाल देना चाहते हो, बट डायरेक्टली दूसरी को बाहर पुश आउट कर दोगे तो वो सफिशिएंट नहीं है। डायरेक्टली दूसरी को पुश आउट करना सफिशिएंट नहीं है। दूसरी के लिए भी आपको एक प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर लगेगा जो उस सेल को मेंटेनेंस करवाने का काम करे, उसके अंदर भी सारे लाइफ प्रोसेस होते हो ताकि वो सेल भी सर्वाइव कर पाए या लिविंग रह पाए। तो डीएनए कॉपिंग के साथ साथ आपको एक एडिशनल सेल्यूलर अपैरेटस क्रिएट करना है और फिर जाकर इन डीएनए की कॉपीज़ को सेपरेट करना है इनके खुद के सेल्यूलर अपैरेटस के साथ, ठीक है, इनके खुद के बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स के साथ, सो दैट वो सेल इंडिविजुअली सर्वाइव कर पाए। अगर आपने ये इफेक्टिवली कर लिया तो फाइनली आपके पास एक सेल से 2 सेल होंगे, फाइनली एक सेल से आपको 2 सेल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक्चुअल में हम रिप्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं, हम इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बनाना चाहते हैं। तो हमारा एक सेल था, हम चाहेंगे कि उसका डीएनए कॉपी हो, उसका न्यूक्लियस कॉपी हो, उसके सेल ऑर्गेनल्स कॉपी हो, फिर वो फाइनली सेपरेट हो जाए अपनी इंडिविजुअल चीज़ों के साथ। तो हमारे पास एक सेल से 2 सेल होंगे, एक सेल से 2 सेल मतलब रिप्रोडक्शन हो गया है। इस सेल ने अपने जैसे दिखने वाला दूसरा सेल प्रोड्यूस कर लिया है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे ही काम कर लेंगे बच्चों, क्या करेंगे? इसी तरीके से काम कर लेंगे। तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है और इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने सारा काम किया है। तो यही चीज़ हमने अभी देखी थी, यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं? दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। तो एक सेल से 2 सेल बनते हुए हमने देख लिए, ठीक है। तो एक सेल से 2 सेल बने, पूरा डीएनए रेप्लिकेट हुआ,
फिर आजू बाजू की चीज़ें बनी, फिर फाइनली ये एक प्लांट सेल था तो इसलिए सेल वॉल बनी, फिर सेपरेट हुए और फाइनली आपको 2 सेल्स मिल गए। बट जैसे मैंने आपको भी कहा, क्या कहा कि ये सिमिलर तो होंगे बच्चों, पर क्या नहीं होंगे, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं होंगे। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी बता चुकी हूँ कि ये सिमिलर ज़रूर हैं बट एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं है, एक दूसरे से 100% आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं है, एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और ये जो चेंजेस आते हैं ना एवरी टाइम व्हेन द डीएनए गेट्स कॉपीड, इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस को आप कहते हो वेरिएशंस, इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस को आप कहते हो वेरिएशन। तो इसके कारण से डीएनए जब जब कॉपी होगा तब तब वो एक दूसरे से सिमिलर तो होगा, बट आइडेंटिकल हो ओरिजिनल के ये कंपलसरी नहीं है, आइडेंटिकल नहीं रहेगा। कुछ वेरिएशंस ऐसे होंगे जो बहुत ड्रास्टिक हो सकते हैं, क्योंकि हर बार जो छोटा चेंज आए वो अच्छा हो, ये किसने कह दिया? हमने थोड़ी ना देखा है कि चेंज कैसा आ रहा है। हो सकता है कॉपी करते टाइम कुछ ऐसा प्रोटीन बन जाए जो बहुत डेडली हो, जिसके साथ वो सेल सर्वाइव ही ना कर पाए। ऐसा बनेगा सेल तो क्या वो सेल सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा, वो प्रोटीन उस सेल को किल करा देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वेरिएशंस बहुत ड्रास्टिक, बहुत डेडली होते हैं और वो सेल फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। बट बचे हुए टाइम क्या होता है? बचे हुए टाइम ऐसा जनरली देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम कि ये वेरिएशंस बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे होते हैं, और इतने छोटे छोटे लेवल्स पे होते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से हो सकता है ऑर्गेनिज्म की बाद में हेल्प करने लगे। तो ड्रास्टिक वेरिएशंस अगर आएंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट अगर वेरिएशंस बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि वेरिएशन आई का कलर ब्लैक से ब्लू हो जाना, छोटा सा चेंज है, ऑर्गेनिज्म को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर न्यूबॉर्न में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते तो वो सेल ही मर जाता। और बाकियों में क्या हो रहा है? वेरिएशन अगर ड्रास्टिक नहीं है तो जो सेल्स बने हैं वो सर्वाइव भी करेंगे, वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े सिमिलर भी हैं बट थोड़े से डिफरेंट भी हैं। ये जो टेंडेंसी है ना, इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी के कारण इवोल्यूशन हो पाता है। इवोल्यूशन मतलब एक स्पीशीज से चेंज होकर दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाना। तो आप समझो कि जब अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी तो शायद एक सिंगल सेल ओरिजिनेट हुआ और उसी सिंगल सेल में थोड़े थोड़े चेंजेस आए, तो हमारे पास इतने अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, इतने अलग अलग टाइप के अमीबा, पैरामीशियम, फिर यही सेल्स कुछ कंबाइन हुए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस के कारण ही हमारे पास इतनी वैरायटी डेवलप हुई है, और ये वैरायटी डेवलप होती रहे उसके लिए ये वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि एवोल्यूशन बिना वेरिएशन के नहीं हो सकता। तो वेरिएशन रिप्रोडक्शन के टाइम पे आता है, डीएनए की कॉपिंग के टाइम पे आता है, और वह एवोल्यूशन के लिए 100% एसेंशियल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने वेरिएशन तो सीख ही लिया है। ठीक है, अब ये मत कहना मैम वेरिएशन क्या होता है, अभी बताया है मैंने कि डीएनए जो अपने आप को कॉपी कर रहा है, कहीं कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो छोटे छोटे सटल चेंजेस जिसके साथ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी कर पा रहा है और एक दूसरे से सिमिलर भी हैं येट थोड़े से डिफरेंट है, उन्हीं को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो देखो बुक कहती है ऐसा कि पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निक्स, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स झुंड में रहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बना के रहते हैं, और ये पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहेंगे। जिस जगह पे रहते हैं ना उस इकोसिस्टम में वो कहलाता है उनका निश, वहाँ पर वो रहते हैं और वहाँ पर एक रोल भी परफॉर्म करते हैं। तो जहाँ रह रहे हो, जहाँ एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, वो आपका निश है, तो वहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट रोल तो होगा ही होगा। अगर आपका डीएनए कॉपिंग अच्छे से हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। बॉडी डिज़ाइन के सारे फीचर्स वैसे के वैसे ही डेवलप होते जाएंगे और वो ऑर्गेनिजम्स उनको यूज़ करके उस पर्टिकुलर निश में सर्वाइव करता रहेगा, ठीक है, करता रहेगा। फिर कोई मतलब नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते जाएंगे, जितनी भी जनरेशन आएंगी वैसे ही आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बढ़िया सर्वाइव वो लोग वहाँ करते रहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन वहाँ पर स्टेबल रहे, उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो, तो फिर उसके जो कैरेक्टर्स थे जैसे थे वो वैसे ही रहने चाहिए। बट एक प्रॉब्लम आ सकती है, कब आ सकती है? जब उसका जो निश है या उसकी जो सराउंडिंग है वो बदल जाए। ऑल ऑफ अ सडन ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, तो वहाँ पर जो स्पीशीज़ रह रही थी, जो पहले के टेम्परेचर में, पहले की निश में अडेप्ट कर पा रही थी, हो सकता है अब वो वहाँ अडेप्ट ना करें।
सुन रहे हो आप मेरी बात? मैं कह रही हूँ हो सकता है अब वो वहाँ अडेप्ट ना कर पाएँ और सब एक जैसे हैं तो सारे के सारे मर जाएंगे। बट यहीं प्ले करेगा एक इम्पॉर्टेंट रोल वेरिएशन। वेरिएशन क्या रोल प्ले करेगा? इतने सारी पॉपुलेशन में से 1, 2, 3 ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होंगे ना बच्चों जिनके अंदर ऐसा कुछ वेरिएशन आया होगा जो उनको वहाँ सर्वाइव करने में मदद कर जाए। सोचो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन, इसमें से कम 100-200 लोगों में तो ऐसा वेरिएशन होगा ना जो उनको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल में हेल्प कर दे। वही जो छोटा सा वेरिएशन है उसी की हम तलाश में, वही छोटा सा वेरिएशन उस पूरी पॉपुलेशन को सस्टेन करा ले जाएगा और एक्सटिंक्ट होने से या एलिमिनेट होने से बचा लेगा। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि निश चेंज हो सकता है क्योंकि रीजंस हमारे कंट्रोल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। कोई फिशेस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कोई बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ह्यूमंस कंट्रोल नहीं, प्लांट कंट्रोल नहीं, हम में से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं, टेम्परेचर बदलता रहता है, ऊपर नीचे जा सकता है, पानी का लेवल चेंज हो सकता है, यहाँ तक कि बाहर से आकर कोई मीटियोराइट अर्थ पे हिट कर सकता है, तो बाहर स्पेस में कोई पत्थर आकर बड़ा सा हिट कर दे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में हमको आइडिया भी नहीं है। तो अगर हम इनके बारे में सोचें तो ये बात तो करेक्ट है कि ये सब एक जैसे हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ अनहोनी और या फिर ऐसी कुछ घटना घट जाए जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है तो फिर सारे के सारे एक साथ वाइप आउट हो जाएंगे, सब पे झाड़ू लग जाएगी। क्या हम ये चाह रहे हैं? हम ये नहीं चाह रहे। तो इसी कारण से अगर वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करती है ना और एक पर्टिकुलर निश में भी रहती है तो वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो सकती थी। बट क्योंकि हम जानते हैं कि हर बार जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आ रहे हैं, ये वेरिएशन उस पूरी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और किसी ना किसी में तो ऐसा चेंज आया ही होगा जिसने उसको चांस ऑफ सर्वाइवल दिया होगा या फिर सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज दिया होगा। अगर उनको ये एडवांटेज मिला तो वो सर्वाइव कर जाएंगे और नहीं मिला तो फिर उनकी डेथ हो जाएगी, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरियाज का। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैक्टीरियाज नॉर्मल टेम्परेचर में रहते थे, बहुत सारे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी, ऑल ऑफ अ सडन वहाँ का टेम्परेचर चेंज हुआ, सारे बैक्टीरिया मरने लगे। बट 1-2 बैक्टीरियाज के अंदर ऐसा चेंज था कि उनकी बॉडी के जो एंजाइम्स थे ना वो हायर टेम्परेचर पे भी रह पाते थे, सर्वाइव कर पाते थे। तो वो 2-4 बैक्टीरिया बच गए, फिर वो 2-4 बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस किया और बैक्टीरिया बनाए और पॉपुलेशन आगे चली गई, ख़त्म नहीं हुई, स्पीशीज़ एलिमिनेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके अंदर डीएनए कॉपिंग के टाइम वो चेंज आ गया था। तो उस वेरिएशन ने जो छोटा सा था हमें समझ भी नहीं आ रहा था, एक लॉन्ग रन में उस पूरी स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प कर दी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ऐसी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो टेम्परेट वाटर्स में रह रही है और वाटर का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो जाए अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया तो बच्चों मर जाएंगे, मैक्सिमम बैक्टीरियाज की डेथ हो जाएगी। बट कुछ ऐसे वेरिएंट्स जिनके अंदर हीट को लेकर रेजिस्टेंस होगा वो सर्वाइव भी करेंगे और फर्दर ग्रो भी करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएशन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है और समय के साथ वेरिएशन होना इनको सर्वाइवल एडवांटेज ही देगा। तो हमने यहाँ से सिर्फ इतनी चीज़ समझी है कि डीएनए कॉपिंग कैसे होती है, क्यों होती है, और अगर उसमें चेंज आता है तो बहुत बार वो चेंज ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल ही प्रूव होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो चेंज इतना ड्रास्टिक है कि सेल ही मर जाए तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करे, बट मैक्सिमम टाइम्स ये वेरिएशन बहुत यूज़फुल प्रूव होते हैं। अब ये समझने के बाद जो हम आज आखिरी टॉपिक समझेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, रिप्रोडक्शन अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाना, टाइप्स होते हैं इसके 2, एक है एसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जिनमें आपको सेक्स सेल्स या गैमेट्स की ज़रूरत ना पड़े, तो वो टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें नो गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को आप कहते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जनरली देखते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में जो एक सिंगल पेरेंट को यूज़ करते हैं। तो एक सिंगल पेरेंट की हेल्प से रिप्रोडक्शन हो जाता है मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में, तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स उनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो करते हैं। उनकी बॉडी में कोई गैमेट फॉर्मेशन वगैरह नहीं दिखता, हमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं दिखता, उनकी बॉडी का कोई सेल डायरेक्टली डिवाइड कर करके अपने से दिखने वाला दूसरा सेल बना लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट फॉर्मेशन आप नहीं देखोगे। बट जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ स्पेशल सेल्स बन रहे हैं। इन स्पेशल सेल्स को आप गैमेट या फिर सेक्स सेल्स
या फिर जर्म सेल्स कह रहे हो, तो हो सकता है ये गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बने, दो अलग अलग टाइप के मेल गैमेट फीमेल गैमेट, या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करें रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या एसेक्सुअल दो टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग कि क्या गैमेट्स बन रहे हैं या गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये हो जाएंगे हमारे दो टाइप के रिप्रोडक्शन। अब इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो हम देखेंगे सिंपल ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या वाकई अच्छा है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। So with this, it's a wrap to the class. Thank you so much. This is it for today. We will be learning the remaining things in the coming lectures. So till then, keep learning. Thank you.